नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सब्जेक्ट साइंस का क्वेश्चन बैंक 2021 का दोस्तों प्रथम पाली आपके सामने मैं शानदार तरीके से प्रस्तुत करूंगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और शेष 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बच जाएगा दोस्तों, उसका हम इस वीडियो का पार्ट 2 भी लेकर आएंगे और उसके माध्यम से ये शेष 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और दोस्तों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है। क्योंकि दोस्तों, क्वेश्चन बैंक को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में 90% दोस्तों लाने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है। इसीलिए हम आज से क्वेश्चन बैंक स्टार्ट कर चुके हैं। आप लोग पूरी शिद्दत और जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए और 450 प्लस मार्क्स लाकर दोस्तों अपनी माता पिता का नाम रोशन कीजिए। ठीक है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है तांबा, बी में लिखा है टंगस्टन, सी में लिखा है शीशा और डी में लिखा है नाइक्रोम। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों, विद्युत हीटर का जो कुंडली होता है वो किस पदार्थ का बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है। साथ में आपको इसको भी याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, डीजल का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भारी वाहनों में, और बी में लिखा है रेल के इंजनों में, और सी में लिखा है विद्युत उत्पादन में, और यहाँ पे देखिए डी में लिखा है इन सभी में। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि डीजल का उपयोग होता है। तो भारी वाहनों में भी दोस्तों डीजल का उपयोग होता है और रेल के इंजनों में भी डीजल का उपयोग होता है। ठीक है। और विद्युत उत्पादन में भी डीजल का उपयोग होता है। तो हमारा इसका राइट आंसर जो होगा इन सभी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है प्रकाश ऊर्जा में, और बी में लिखा हुआ है गतिज ऊर्जा में, और सी में लिखा हुआ है ताप ऊर्जा में, और डी में लिखा हुआ विद्युत ऊर्जा में। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है आपको मेरे प्यारे साथियों कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं तो विद्युत ऊर्जा में करते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, और दोस्तों अगर जो आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ पर जीटीएम क्लासेस, ठीक है, टेलीग्राम पर जाइए दोस्तों और वहाँ पर आप जीटीएम क्लासेस सर्च कीजिए। वहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, वहाँ पर इसका पीडीएफ उपलब्ध करवा दिया गया है। ठीक है। देखिए 4 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि सोना की परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 29, और बी में लिखा हुआ है 89, और सी में लिखा हुआ है 79, और डी में लिखा हुआ है 39। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि सोना की परमाणु संख्या है। तो सोना की परमाणु संख्या दोस्तों 79 है। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 5 नंबर, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दहन, बी में लिखा हुआ है श्वसन, और देखिए सी में लिखा है भोजन का पचना, और डी में लिखा है अवक्षेपण। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो देखिए दहन जो है दोस्तों ये ऑक्सीकरण की क्रिया है। ठीक है। श्वसन भी जो है ये ऑक्सीकरण की क्रिया है, और भोजन का पचना ये भी ऑक्सीकरण की क्रिया है। ठीक है। मगर अवक्षेपण जो है दोस्तों ये ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 6ठा नंबर,
ऑक्सीजन की संयोजकता है। देखिए इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन को दोस्तों हम O से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो 8 होता है, ठीक है। इसका हम यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, इसके बाद 2p और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ऑक्सीजन का जो हमारा परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे p4 होगा ना, क्योंकि देखिए यहाँ से काउंट कीजिए तो 2 2 और 4 हो गया, 4 8, यहाँ से परमाणु संख्या इसका 8 होता था, टोटल इलेक्ट्रॉन अभी 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ से जब संयोजकता निकालते हैं दोस्तों, तो आपको देखना होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट हमारा कौन है, जो देखिए 2 वाला जो है ना, ये हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 यहाँ है और 4 यहाँ है, तो 4 और 2 कितना, 6 हो गया, ठीक है। ये हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दोस्तों इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 6 है, ठीक है। अब देखिए जब 4 से अधिक आ जाता है दोस्तों आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 4 से जब अधिक होता है, तो जितना हमारा यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया हुआ रहता है उसमें हम 4 माइनस कर देते हैं। तो कितना इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे था, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन था, तो ये 4 से अधिक है ना 6, तो इसमें हम 4 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना यहाँ पे आ जाएगा घटा के, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 दोस्तों हमारा ऑक्सीजन का संयोजकता होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7 नंबर, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 5.6, बी में लिखा है 5.6 से कम, और देखिए सी में लिखा है 5.6 से अधिक, और डी में लिखा है 7.0। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए तो 5.6 से कम होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और शुद्ध जल का दोस्तों पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, ठीक है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ इथेनोइक अम्ल, बी में लिखा हुआ सिट्रिक अम्ल, और देखिए सी में लिखा हुआ मिथेनोइक अम्ल, और डी में लिखा हुआ ऑक्जेलिक अम्ल। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मिथेनोइक अम्ल का दोस्तों एक और नाम है, क्या नाम है, तो फॉर्मिक अम्ल भी मिथेनोइक अम्ल का नाम है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए सिट्रिक अम्ल दोस्तों किस में पाया जाता है, तो नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सब में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों किस में पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एपिडर्मिस, बी में लिखा है फ्लोएम, और देखिए सी में लिखा हुआ है जाइलम, और यहाँ पर डी में लिखा हुआ है बी एवं सी दोनों। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है, तो फ्लोएम भी है और जाइलम भी है, ठीक है। तो हमारा इसका राइट आंसर जो होगा बी एवं सी दोनों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर, नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 22, बी में लिखा हुआ है 23, सी में लिखा है 24, और डी में लिखा हुआ 11। ये प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए लल्लन टॉप प्रश्न है, ठीक है। बार बार ये प्रश्न को पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होता है तो 23 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जब आपसे पूछेगा कि मादा युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होता है तो मादा में भी दोस्तों 23 होता है, ठीक है। ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। और जब आपसे दोस्तों एग्जाम में पूछ दिया जाए आपसे कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 46 होती है, ठीक है। ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक।
आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। और दोस्तों अगर जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो कहाँ से पूछा जाता है, तो क्वेश्चन बैंक से पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए अगर जो आप पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन बैंक को दोस्तों बारीकी से, तो आपको 450 प्लस मार्क्स लाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों आपको हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। ये सारा प्रश्न को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसको नोटबुक पर दोस्तों आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और उसको आप याद कर लीजिएगा ताकि जब आपका एग्जाम में आए तो आप उसे अच्छे तरीके से बना सके। ठीक है, और पूरी लगन के साथ पढ़ाई कीजिए दोस्तों, क्योंकि अपने माता पिता का नाम मुझे रोशन करना है। ठीक है, हर गली हर मोहल्ला में आप ही का चर्चा होना चाहिए दोस्तों। इस तरह से आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, देखिए 11 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 24 कैरेट का, बी में लिखा हुआ है 16 कैरेट का, और सी में लिखा हुआ है 22 कैरेट का, और डी में लिखा हुआ है 15 कैरेट का। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है तो 22 कैरेट का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और शुद्ध सोना जो होता है दोस्तों वो 24 कैरेट का होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है कि शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सेरिबेलम, और बी में लिखा हुआ है क्रेनियम, और सी में लिखा है मस्तिष्क स्टेम, और डी में लिखा हुआ है सेरिब्रम। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है तो सेरिबेलम रखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है टेस्टोस्टेरोन, और बी में लिखा हुआ है एस्ट्रोजेन, और देखिए सी में लिखा है थायरॉक्सिन, और डी में लिखा हुआ ए और बी दोनों। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है तो टेस्टोस्टेरोन भी है और एस्ट्रोजेन भी है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1, बी में लिखा है 2, सी में लिखा हुआ 8, और डी में लिखा हुआ 4। तो आपको बताना है दोस्तों कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। रक्त क्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कोशिका, बी में लिखा है उत्तक, सी में लिखा है पदार्थ, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि रक्त क्या है, तो रक्त जो है उत्तक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। जिन शब्द किससे प्रस्तुत किया। जिन शब्द दोस्तों जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ मेंडल, बी में लिखा है डार्विन, और सी में लिखा हुआ है लेमार्क, और देखिए डी में लिखा हुआ है जोहानसन। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो जोहानसन ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जोहानसन ने। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अनंत, और बी में लिखा हुआ है 0, और सी में लिखा है 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पे डी में लिखा है 50 सेंटीमीटर। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप अभी तक
जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब भी हम लाइव क्लास आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा, ठीक है। इसलिए रेड बटन दबाकर आप हमारे चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लें, ठीक। देखिए 18 नंबर प्रश्न कहता है कि जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी दोस्तों चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है परमाणु, बी में लिखा हुआ है आयन, और सी में लिखा हुआ है प्रोटॉन, और डी में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। इसमें आपको बताना है कि ओम का नियम है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ V = IR, और बी में लिखा है V = R² इंटू में I लिखा हुआ है, और देखिए सी में लिखा है V = I² इंटू में R, यहाँ पे डी में लिखा है V = I+R। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि ओम का नियम है, तो ओम का नियम V = IR है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि ओम का नियम क्या होता है, तो V = IR होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न तो हम देख लेते हैं 20 नंबर। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। ये भी प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 10-12 बार पूछ चुका है, ठीक है। इसको आप घोल कर एकदम पी जाइए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जूल, बी में लिखा हुआ है वाट, और सी में लिखा है एम्पियर, और डी में लिखा है वोल्ट। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, तो वोल्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जूल जो है दोस्तों ये कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, और वाट दोस्तों शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ठीक है। अब देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ये सब को आपको हमेशा याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब बार बार पूछा जाता है, ठीक। देखिए 21 नंबर प्रश्न कहता है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए में लिखा है छोटा, बी में लिखा है बड़ा, सी में लिखा है बहुत छोटा, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि आमीटर का प्रतिरोध होता है तो बहुत छोटा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और वोल्ट मीटर का दोस्तों जो प्रतिरोध होता है वो बहुत अधिक होता है, ठीक है। वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत अधिक होता है, ठीक है। ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। ऑप्शन ए में लिखा है 10⁻³ एम्पियर, और बी में लिखा है 10⁻² एम्पियर, और सी में लिखा है 10⁻1 एम्पियर, और डी में लिखा है 10⁻6 एम्पियर। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है तो 10⁻³ एम्पियर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है कि 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। और दोस्तों अगर जो आप हमारे अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे सारा सब्जेक्ट का दोस्तों प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, और उसमें जितना भी प्रश्न हम कवर किए हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसलिए एक बार आप उसे ज़रूर देखें, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आपके लिए वो सारा प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। देखिए अब हम 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है CaSO4.5H2O, और बी में लिखा हुआ है CaSO4.5H2O, और देखिए सी में लिखा है दोस्तों CaSO4.2H2O, यहाँ पे डी में लिखा हुआ है CaSO4.H2O। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है तो CaSO4.5H2O है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा
हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद कर लेना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4.12H2O होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 24 नंबर, विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वोल्ट, बी में लिखा हुआ है ओम, और सी में लिखा है जूल, और डी में लिखा है कूलम्ब। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है तो कूलम्ब होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वोल्ट दोस्तों अभी बताएं आपको कि विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। अब देखिए प्रतिरोध का SI मात्रक दोस्तों ओम होता है। ठीक है, और कार्य का SI मात्रक जूल होता है। ठीक ना, चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देखिए 25 नंबर प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इसमें आपको बताना है दोस्तों कि तारे के टिमटिमाने का कारण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वायुमंडलीय परावर्तन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, और देखिए बी में लिखा हुआ है कुल परावर्तन, यहाँ पे सी में लिखा है वायुमंडलीय अपवर्तन, और डी में लिखा हुआ है कुल अपवर्तन। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि तारे के टिमटिमाने का कारण है तब वायुमंडलीय अपवर्तन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ना बाबू हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 26 नंबर, इसमें आपको बताना है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है डेंटाइन, और बी में लिखा हुआ इनामेल, और देखिए सी में लिखा हुआ अस्थि, और डी में लिखा है क्राउन। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि दांत की सबसे ऊपरी परत है तो इनामेल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि दांत की सबसे ऊपरी परत है तो इनामेल है। और दांत दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 27 नंबर है। इसमें आपको बताना है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अमाशय, बी में लिखा है छोटी आंत, और सी में लिखा है ग्रास नली, और डी में लिखा है बड़ी आंत। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है तो छोटी आंत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, काफ़ी ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है परागकोश, बी में लिखा अंडाशय, और सी में लिखा है वर्तिका, और डी में लिखा है पत्तियां। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, तो परागकोश के अंदर बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। लीजिए ये तो ललन टॉप प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा है उत्तल दर्पण, और बी में लिखा है समतल दर्पण, और सी में लिखा है अवतल दर्पण, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है दाढ़ी बनाने के लिए, कभी कभी लिखता है हजामत बनाने के लिए, तो बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयुक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और देखिए मोटर कार के दोस्तों चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर, RBC की जीवन अवधि होती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 120 दिन, और बी में लिखा है 180 दिन, और सी में लिखा है 280 दिन, और डी में लिखा है 220 दिन। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि RBC की जीवन अवधि होती है तो 120 दिन होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों WBC का दोस्तों जीवन अवधि कितने दिन होता है, तो WBC के दोस्तों 2 से 4 दिन जीवन अवधि होती है। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों 31 नंबर। मैग्नीशियम पाया जाता है, ऑप्शन ए में लिखा है क्लोरोफिल में, बी में लिखा है लाल रक्त कण में, और सी में लिखा है बर्नी लवक में, और डी में लिखा है श्वेत रक्त कण में। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 32 नंबर। दोस्तों ये 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिएगा। सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए 40 नहीं है दोस्तों, हमारा 32 नंबर प्रश्न है। 32 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अंडाणु निषेचित होता है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है योनि में, बी में लिखा है गर्भाशय में, और सी में लिखा है अंडाशय में, और डी में लिखा है फैलोपियन नलिका में। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि अंडाणु निषेचित होता है तो फैलोपियन नलिका में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 33 नंबर। निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? दोस्तों ये प्रश्न जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न में आपको बताना है कि निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो ऑक्सीटोसिन जो है दोस्तों ये पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 34 नंबर। फूल में नर प्रजनन अंग है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि फूल में नर प्रजनन अंग है तो पुंकेसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको याद कर लेना है अच्छे तरीके से। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 35 नंबर। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है समान होती है, बी में लिखा है भिन्न भिन्न होती है, और सी में लिखा है ए और बी दोनों, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में तो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 36 नंबर। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, ऑप्शन ई में लिखा हुआ है वायु, बी में लिखा हुआ है सूर्य प्रकाश, और बी में लिखा है वर्षा जल, और देखिए यहाँ पे डी में लिखा हुआ है मिट्टी। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है तो सूर्य प्रकाश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 37 नंबर। इसमें आपको बताना है दोस्तों कि निम्नांकित में से किसे अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों ललन टॉप प्रश्न है। आपको बताना है कि निम्नांकित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है दोस्तों। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिकी की पिता, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 38 नंबर। इसमें आपको बताना है कि हरे पौधे कहलाते हैं, ऑप्शन ए में लिखा है उत्पादक, बी में लिखा है उपभोक्ता, और सी में लिखा है अपघटक, और यहाँ पे देखिए डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि हरे पौधे कहलाते हैं तो उत्पादक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों 39 नंबर। इसमें आपको बताना है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनते हैं, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है परवल क्षार, और बी में लिखा है परवल अम्ल, और सी में लिखा है लवण, और डी में लिखा हुआ है क्षार। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनते हैं तो लवण बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए 40 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ऑप्शन ए में लिखा है अग्नाशय, बी में लिखा है अंडाशय, और सी में लिखा है यकृत, और डी में लिखा है एंड्रीनल। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो यकृत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ पर हम साइंस क्वेश्चन बैंक 2021 का प्रथम पालिका
40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त कर चुके हैं और इसका दोस्तों हम पार्ट 2 भी वीडियो लेकर आएंगे। उसमें हम शेष 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा हुआ जो है उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। वो भी वीडियो दोस्तों बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं HW का प्रश्न। ये प्रश्न आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि लोहे की परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 23 और बी में लिखा हुआ है 26 और यहाँ पे सी में लिखा हुआ है 25 और डी में लिखा हुआ है 24। तो जो ऑप्शन आपको सही लगेगा दोस्तों उसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपका कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे, ठीक है। और दोस्तों इसका प्रश्न का जवाब तो आपको कमेंट बॉक्स में देना ही देना है। और ये जो क्वेश्चन बैंक आपको हम स्टार्ट किए हैं दोस्तों, इसका सारे स्टूडेंट्स अपना ओपिनियन दीजिएगा कि आज का जो क्वेश्चन बैंक का आपको हम सलूशन करवाएं ये आपको कैसा लगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक पूरी लगन और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।